अध्याय 13 एनाबेथ की कोशिश। आखिरकार मुझे वो चीज मिल गई जिसमें मैं वाकई अच्छा था। द क्वीन एंड्स रिवेंज मेरे हर आदेश का जवाब दे रही थी। मुझे ठीक ठीक पता था कौन सी रस्सी खींचनी है, कौन सा पाल उठाना है, किस दिशा में जहाज मोड़ना है। हम लहरों को चीरते हुए लगभग 10 नॉट की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, और अब मुझे ये भी समझ आता था कि एक पाल वाले जहाज के लिए ये रफ्तार काफी तेज थी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और जहाज की नोक पर लहरें टूट रही थीं। लेकिन अब जब हम खतरे से बाहर आ चुके थे, तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे टाइसन की कितनी याद आ रही थी और ग्रोवर की कितनी चिंता हो रही थी। सिर्स के द्वीप पर मैंने कितनी बुरी गड़बड़ की थी, मैं ये भूल ही नहीं पा रहा था। अगर एनाबेथ नहीं होती तो मैं अब तक एक चूहा बना किसी पिंजरे में कुछ प्यारे से रोएदार समुद्री डाकुओं के साथ छिपा बैठा होता। मुझे सिर्स की बात याद आ रही थी। देखा पर्सी, तुमने अपना असली रूप पा लिया है। मैं अब भी बदला हुआ महसूस कर रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि अचानक मुझे सलाद खाने की इच्छा होने लगी थी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे भीतर ही भीतर झिझक महसूस हो रही थी, जैसे डरपोक छोटे जानवर की प्रवृत्ति अब मेरा हिस्सा बन चुकी हो। या शायद वो हमेशा से थी। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती थी। हम रात भर चलते रहे। एनाबेथ मेरी मदद करने की कोशिश करती रही, पर जहाज उसके बस में नहीं था। कुछ घंटे लहरों के हिलने डुलने के बाद ही उसका चेहरा एवोकाडो डिप जैसा हरा हो गया और वो नीचे जाकर झूलेनुमा बिस्तर पर लेट गई। मैं क्षितिज पर नजर रखे था। एक से ज्यादा बार मुझे राक्षस दिखाई दिए। कभी पानी का फव्वारा गगनचुंबी इमारत जितना ऊंचा चांदनी में फूटता, कभी लहरों पर हरे कांटों की पंक्ति सरकती, कोई 30 मीटर लंबा सरीसृप जैसा जीव। सच कहूं तो मैं जानना ही नहीं चाहता था। कभी कभी मैंने नैरेट्स भी देखी, समुद्र की उजली आत्माएं। मैंने उन्हें हाथ हिलाया, मगर वे गहराई में गायब हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने मुझे देखा भी या नहीं। आधी रात के बाद एनाबेथ फिर डेक पर आई। हम अभी अभी एक धुआं उड़ाते ज्वालामुखी द्वीप के पास से गुजर रहे थे। किनारों के पास समुद्र उबल रहा था, भाप उठ रही थी। हेफिस्टस की किसी भट्टी में से एक, एनाबेथ ने कहा। यही वो अपने धातु के राक्षस बनाता है। जैसे कांसे के सांड, हाँ, वो बोली। चारों तरफ से दूर निकल जाओ। मुझे दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने उस द्वीप से बहुत दूर निकलकर रास्ता बदल लिया और जल्दी ही वो सिर्फ पीछे धुंधला सा लाल धब्बा रह गया। मैंने एनाबेथ की ओर देखा। तुम्हें साइक्लोप्स से इतनी नफरत क्यों है? वो कहानी की थालिया सेल में कैसे मरी, क्या हुआ था? अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें जानने का हक है। जिस रात ग्रोवर हमें कैंप ले जा रहा था, वो रास्ता भटक गया था। तुम्हें याद है? उसने तुमसे कहा भी था। मैंने सिर हिलाया। सबसे बड़ी गलती थी कि हम ब्रुकलिन में एक साइक्लॉप्स के अड्डे में घुस गए। ब्रुकलिन में भी साइक्लॉप्स रहते हैं? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हें यकीन नहीं होगा कितने रहते हैं, मगर बात वो नहीं है। उस साइक्लॉप्स ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने हमें एक पुराने घर की भूल भुलैया जैसी गलियों में अलग अलग कर दिया, और वो किसी की भी आवाज निकाल सकता था पर्सी, ठीक वैसे ही जैसे टाइसन ने प्रिंसेस एंड्रोमेडा पर किया था। थालिया को लगा वो ल्यूक को बचाने दौड़ रही है। ल्यूक को लगा उसने मेरी चीख सुनी है, और मैं 7 साल की थी, अंधेरे में अकेली, रास्ता तक नहीं मिल रहा था। उसने बाल पीछे किए। मुझे याद है जब मैं उस मुख्य कमरे में पहुंची थी, जमीन पर हर जगह हड्डियां बिखरी पड़ी थी। थालिया, ल्यूक और ग्रोवर बंधे हुए, मुंह बंद, छत से उल्टे लटक रहे थे, जैसे कोई सूखे मांस के टुकड़े। साइक्लॉप्स बीच में आग जला रहा था। मैंने अपना चाकू निकाला, मगर उसने मुझे सुन लिया। वो मुड़ा और मुस्कुराया। उसने बात की, और न जाने कैसे उसने मेरे पिता की आवाज निकाली। शायद उसने मेरे दिमाग से ही खींच लिया। वो बोला, अब एनाबेथ, चिंता मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ रह सकती हो, हमेशा के लिए। मेरी रूह कांप गई। जिस तरह वो बता रही थी, 6 साल बाद भी किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा डरावना था। फिर तुमने क्या किया? मैंने पूछा। मैंने उसके पैर में चाकू घोंप दिया। मैं अवाक रह गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? 7 साल की उम्र में तुमने एक बड़े साइक्लॉप्स के पैर में चाकू घोंपा? वो मुझे मार ही डालता, मगर मैं उसे चौंका पाई। बस इतना वक्त मिला कि मैं थालिया तक दौड़कर उसके हाथ की रस्सियां काट दूं। फिर आगे उसने संभाल लिया। लेकिन फिर भी ये बहुत हिम्मत की बात थी एनाबेथ। उसने सिर हिलाया। हम बमुश्किल जिंदा बच पाए। मुझे अभी डरावने सपने आते हैं पर्सी। जिस तरह उस साइक्लॉप्स ने मेरे पिता की आवाज में बात की, उसी वजह से हमें कैंप पहुंचने में देर हो गई। सारे राक्षस जिन्होंने हमारा पीछा किया था, उन्हें पकड़ने का वक्त मिल गया। असल में थालिया उसी वजह से मरी।
अगर वो साइक्लॉप्स ना होता तो आज वो जिंदा होती। हम डेक पर बैठे रहे और रात के आसमान में हेराक्लीस नक्षत्र को उगते देख रहे थे। आखिरकार एनाबेथ बोली, नीचे जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मेरी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन नीचे जाकर जब मैंने एक झूलेनुमा बिस्तर पाया तो मुझे नींद आने में देर लगी। एनाबेथ की कहानी ही सोचता रहा अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मुझ में इतनी हिम्मत होती कि साइक्लॉप्स के अड्डे की तरफ बढ़ता। मुझे ग्रोवर का सपना नहीं आया। इसके बजाय मैंने खुद को फिर से ल्यूक के प्रिंसेस एंड्रोमेडा वाले कमरे में पाया। पर्दे खुले थे, बाहर रात थी, हवा में परछाइयां घूम रही थीं, चारों ओर से आवाजें फुसफुसा रही थी, मृत आत्माओं की, सावधान रहो, जाल, धोखा। क्रोनोस का सुनहरा ताबूत हल्की रोशनी फैला रहा था। कमरे में बस वही रोशनी थी। एक ठंडी हंसी गूंजी। ऐसा लगा जैसे जहाज के बहुत नीचे से आ रही हो। तुम्हारे पास साहस नहीं है छोटे, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे उस ताबूत को खोलना था। मैंने रिपटाइड निकाली। भूत मेरे चारों ओर बवंडर की तरह घूमने लगे। सावधान। मेरा दिल धड़क रहा था। मेरे पैर चल नहीं रहे थे, लेकिन मुझे क्रोनोस को रोकना ही था। उस डब्बे में जो भी था उसे नष्ट करना था। तभी मेरे बगल से एक लड़की की आवाज आई। तो क्या कहते हो मंदबुद्धि? मैंने सोचा एनाबेथ होगी, मगर वो एनाबेथ नहीं थी। उसने पंक स्टाइल कपड़े पहन रखे थे। हाथों पर चांदी की जंजीरें थीं। उसके बाल नुकीले और काले थे। आंखों के चारों ओर गहरा आईलाइनर और नाक पर झाइयां। वो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन याद नहीं आ रही थी कि कौन। तो उसने पूछा, हम उसे रोकने वाले हैं या नहीं? मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लड़की ने आंखें घुमाई। ठीक है, इसे मुझे और एगिस पर छोड़ दो। उसने अपनी कलाई पर थपथपाया और उसकी चांदी की जंजीरें बदलकर एक विशाल ढाल में बदल गई। ढाल चांदी और कांसे की बनी थी। बीच में मेडुसा का विकराल चेहरा उभरा हुआ था। वो किसी मौत के मुखौटे जैसा लग रहा था, जैसे असली गॉर्गन का सिर उसमें दबा दिया गया हो। पता नहीं वो सच था या नहीं, मगर मैंने नजरें फेर ली। उसके पास खड़े होते ही मुझे सर्द डर महसूस होने लगा। यकीन हो गया कि असली लड़ाई में उस ढाल के धारक को हराना लगभग असंभव होगा। कोई भी समझदार दुश्मन भाग खड़ा होता। लड़की ने तलवार निकाली और ताबूत की ओर बढ़ी। भूतों की छायाएं बिखर गईं, ढाल के डरावने आभा से रास्ता छोड़ते हुए। नहीं, मैंने उसे चेताने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। वो सीधे ताबूत तक गई और सुनहरा ढक्कन हटा दिया। एक पल के लिए वो वहीं खड़ी रही, डिब्बे में झांकते हुए। फिर ताबूत चमकने लगा। नहीं, लड़की की आवाज कांप उठी। ये सच नहीं हो सकता। समुद्र की गहराइयों से क्रोनोस हंसा, इतनी जोर से कि पूरा जहाज कांप उठा। नहीं, लड़की चीखी और तभी सर्फोफेगस से सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसने उसे पूरी तरह निगल लिया। आह! मैं झूलेदार बिस्तर पर सीधा बैठ गया। एनाबेथ मुझे झकझोर रही थी। पर्सी, तुम्हें बुरा सपना आ रहा था। उठो। क्या क्या हुआ? मैंने आंखें मलते हुए पूछा। कुछ गलत है क्या? जमीन, उसने गंभीरता से कहा। हम साइरन्स के द्वीप के पास पहुंच रहे हैं। मैं मुश्किल से ही उस द्वीप को देख पा रहा था। धुंध में एक काला धब्बा। मुझे एक काम करवाना है तुमसे, एनाबेथ ने कहा। साइरन्स, हम जल्दी ही उसके गीत की सीमा में होंगे। मुझे उनकी कहानियां याद आईं। सायरन्स इतनी मीठी तरह से गाती थी कि उनकी आवाज नाविकों को मोहित कर देती और उन्हें मौत की ओर खींच ले जाती। कोई समस्या नहीं, मैंने उसे आश्वस्त किया। हम बस अपने कान बंद कर लेंगे। नीचे एक बड़ा मोम का टब है। मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। मैंने पलकें झपकाईं। क्यों? कहा जाता है कि साइरन्स वही गाती हैं जो तुम्हारे मन की गहरी इच्छाएं होती हैं। वे तुम्हें अपने बारे में वो सच्चाइयां बताती हैं जिनसे तुम भी अनजान रहते हो। यही मोहकता है। अगर तुम बच गए तो तुम और बुद्धिमान बन जाते हो। मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। मुझे ये अवसर फिर कब मिलेगा? ज्यादातर लोगों से सुनकर ये पागलपन लगता, लेकिन एनाबेथ को जानकर मुझे हैरानी नहीं हुई। अगर वो प्राचीन ग्रीक वास्तुकला की किताबों से जूझ सकती है और हिस्ट्री चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज देखने का आनंद ले सकती है, तो साइरेंस का आकर्षण भी उसे लुभाता ही। उसने मुझे अपनी योजना बताई। अनिच्छा से मैंने उसकी मदद की। जैसे ही द्वीप की पथरीली तटरेखा नजर आई, मैंने एक रस्सी एनाबेथ की कमर में बांधी और उसे जहाज के सामने वाले मस्तूल से कसकर बांध दिया। मुझे मत खोलना, उसने कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी भी विनती करूं, मुझे सीधे कूदकर डूबने का मन होगा। क्या तुम मुझे ललचा रही हो? हाँ हाँ,
मैंने वादा किया कि मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। फिर मैंने मोम की 2 बड़ी गट्ठियां ली, उन्हें गूंथकर अपने कानों में ठूस लिया। एनाबेथ ने ताने भरे अंदाज में सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि मेरे कान के प्लग वाकई फैशन स्टेटमेंट थे। मैंने भी मुंह बनाया और स्टीयरिंग व्हील की ओर मुड़ गया। खामोशी अजीब लग रही थी। मैं बस अपने कानों में दौड़ते खून की आवाज सुन पा रहा था। जैसे जैसे हम द्वीप के पास पहुंचे, धुंध से दांतेदार चट्टानें उभर आईं। मैंने क्वीन एंड्स रिवेंज को उनसे दूर घुमाया। अगर हम और पास जाते तो ये चट्टानें हमारे जहाज की तली को ब्लेंडर के ब्लेड की तरह काट देती। मैंने पीछे झांका। पहले तो एनाबेथ बिल्कुल सामान्य लगी, फिर उसके चेहरे पर उलझन आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो रस्सियों के खिलाफ तड़पने लगी। उसने मेरा नाम पुकारा। मैं उसके होंठ पढ़कर समझ गया। उसका भाव साफ था। उसे अभी बाहर निकलना है। ये जीवन मृत्यु का सवाल था। मुझे अभी उसे खोलना होगा। वो इतनी व्याकुल दिख रही थी कि उसे मुक्त न करना बहुत कठिन था। मैंने नजरें फेर ली। मैंने क्वीन एंस रिवेंज को और तेज चलाने की कोशिश की। द्वीप अब भी धुंध और चट्टानों से ढका था, मगर पानी में लकड़ी और फाइबर ग्लास के टुकड़े तैर रहे थे, पुराने जहाजों का मलबा, यहाँ तक कि हवाई जहाजों के फ्लोटेशन कुशन भी। संगीत कितने जीवनों को भटका सकता है। हाँ, मानता हूँ कुछ टॉप 40 गाने ऐसे होते हैं जो मुझे भी जलते हुए सीधे गिरने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी साइरेंस आखिर गाती क्या थी। एक पल को मैं एनाबेथ की जिज्ञासा समझ गया। मुझे भी मोह हुआ कि कान में मोम निकाल दूं और गीत की झलक पा लूं। मैं साइरेंस की आवाज को जहाज की लकड़ियों में कंपन करते हुए महसूस कर सकता था, जैसे मेरे खून की धड़कन के साथ धड़क रही हो। एनाबेथ मुझसे गिड़गिड़ा रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो रस्सियों के खिलाफ ऐसे तड़प रही थी, मानो वो उसे हर उस चीज से दूर खींच रही हो जो उसके लिए प्रिय थी। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? उसकी आंखें कह रही थी। मैंने सोचा था तुम मेरे दोस्त हो। मैंने धुंधले द्वीप की ओर देखा। तलवार निकालने का मन हुआ, लेकिन लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। गाने से कैसे लड़ते? मैंने पूरी कोशिश की कि एनाबेथ को ना देखूं। 5 मिनट तक मैं काबू रख पाया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब सहन नहीं हुआ, मैंने पीछे देखा और पाया कटे हुए रस्सियों का ढेर, खाली मस्तूल। एनाबेथ का कांच से चाकू डेक पर पड़ा था। किसी तरह उसे हाथ में उसने ले लिया था। मैं तो भूल ही गया था कि उसे निहत्था करना था। मैं भागकर जहाज के किनारे पहुंचा और देखा कि वो पागलों की तरह द्वीप की ओर तैर रही थी। लहरें उसे सीधे नुकीले चट्टानों की तरफ ले जा रही थी। मैंने उसका नाम चिल्लाया, लेकिन अगर उसने सुना भी तो कोई असर नहीं हुआ। वो मंत्रमुग्ध थी, मौत की ओर तैरते हुए। मैंने स्टीयरिंग व्हील की ओर देखा और गरजा, ठीक से रहना। फिर मैं पानी में कूद गया। मैंने लहरों को अपने चारों ओर मोड़ते हुए जेट स्ट्रीम बना दी, जो मुझे तेजी से आगे धकेल रही थी। मैं सतह पर आया और एनाबेथ को देखा, लेकिन तभी एक लहर ने उसे पकड़ा और उसे 2 धारदार चट्टानों के बीच फेंक दिया। मेरे पास विकल्प नहीं था। मैं उसके पीछे कूद गया। मैं एक टूटे हुए यॉट की तली के नीचे से गुजरा, लटकती धातु की गेंदों और जंजीरों के बीच से निकला, जिन्हें बाद में समझ पाया कि वो समुद्री बारूदी सुरंगें थीं। मुझे पानी पर अपने पूरे नियंत्रण का इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि मैं चट्टानों से न टकराऊं या सतह के नीचे लगे कांटेदार तारों में न फंस जाऊं। मैं 2 चट्टानों के बीच से निकलकर एक अर्धचंद्राकार खाड़ी में पहुंचा। पानी चट्टानों, जहाजों के मलबे और बारूदी सुरंगों से भरा था। तट पर काली ज्वालामुखीय रेत थी। मैंने बेताबी से एनाबेथ को ढूंढा। वो वहां थी। सौभाग्य या दुर्भाग्य से वो एक मजबूत तैराक थी। वो मलबे और चट्टानों से निकल चुकी थी। अब वो काले तट के करीब थी। तभी धुंध हट गई और मैंने उन्हें देखा। साइरेंस। कल्पना करो, इंसानों जितने बड़े गिद्धों का झुंड, मैले कुचैले काले पंख, ग्रे पंजे और झुर्रियों वाली गुलाबी गर्दनें, और फिर उन गर्दनों पर इंसानी सिर जो लगातार बदलते जा रहे थे। मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन देख सकता था कि वे गा रही थी। उनके होठ हिलते और चेहरे बदलकर ऐसे लोगों में बदल जाते जिन्हें मैं जानता था। मेरी माँ, पोसाइडन, ग्रोवर, टाइसन, कायरॉन, वो सब जिनसे मिलने की मेरी सबसे ज्यादा इच्छा थी। वो मुझे दिलासा देते, मुस्कुरा रहे थे, आगे बुला रहे थे। लेकिन चाहे वो कोई भी रूप लेते, उनके मुंह चिकने और पुराने भोजन के अंशों से सने थे, जैसे गिद्ध अपने चेहरे से खाते थे। और ये साफ था कि उन्होंने मॉन्स्टर डोनट्स नहीं खाए थे। एनाबेथ उनकी ओर तैर रही थी। मुझे पता था कि मैं उसे पानी से बाहर नहीं जाने दे सकता। समुद्र ही मेरी एकमात्र ताकत थी। हमेशा किसी न किसी तरह मेरी रक्षा की ही थी उसने। मैं आगे बढ़ा और उसका टखना पकड़ लिया।
जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे पूरे शरीर में झटका दौड़ गया और मैंने साइरन्स को वैसे देखा जैसे एनाबेथ देख रही थी। सेंट्रल पार्क में एक पिकनिक कंबल पर 3 लोग बैठे थे। उनके सामने दावत सजी थी। मैंने एनाबेथ के पिता को पहचान लिया उस फोटो से जो उसने मुझे दिखाया था। लगभग 40 साल का एक मजबूत सा रेतीले बालों वाला आदमी। वो एक सुंदर महिला का हाथ थामे था जो एनाबेथ जैसी दिखती थी। उसने नीली जीन्स, डेनिम शर्ट और हाइकिंग बूट्स पहन रखे थे, पर उसमें से शक्ति की आभा निकल रही थी। मुझे पता था कि मैं देवी एथीना को देख रहा हूँ। उनके पास बैठा था एक युवा, ल्यूक। पूरा दृश्य एक गर्म, सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। 3 लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और जैसे ही उन्होंने एनाबेथ को देखा, उनके चेहरे खुशी से जगमगा उठे। एनाबेथ की माँ और पापा ने अपने हाथ फैला दिए, उसे गले लगाने के लिए आमंत्रित करते हुए। ल्यूक मुस्कुराया और एनाबेथ को अपने पास बैठने का इशारा किया, मानो उसने कभी उसे धोखा ना दिया हो, मानो वह अब भी उसका दोस्त हो। सेंट्रल पार्क के पेड़ों के पीछे एक शहर की रूपरेखा उठ रही थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि वह मैनहट्टन था, लेकिन मैनहट्टन भी नहीं। उसे पूरी तरह से नए सिरे से बनाया गया था, चकाचौंध सफेद संगमरमर से, पहले से कई बड़ा और भव्य, सुनहरी खिड़कियों और छत पर बने बागों से सुसज्जित। वह न्यूयॉर्क से भी बेहतर था, माउंट ओलंपस से भी भव्य। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये सब एनाबेथ का डिजाइन था। वह पूरे नए संसार की वास्तुकार बन चुकी थी। उसने अपने माता पिता को फिर से मिला दिया था। उसने ल्यूक को बचा लिया था। उसने वह सब हासिल कर लिया था जो उसने कभी चाहा था। मैंने पलकें झपकाईं। जब आंखें खोली तो मेरे सामने वही सायरन्स थे, फटे हाल गिद्ध, जिनके चेहरे इंसानों के थे और वे एक और शिकार पर टूट पड़ने को तैयार थे। मैंने एनाबेथ को खींचकर वापस समुद्र में ला दिया। मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वह चीख रही थी। उसने मेरे चेहरे पर लात मारी, लेकिन मैंने पकड़ नहीं छोड़ी। मैंने धाराओं को आदेश दिया कि हमें खाड़ी की ओर खींच ले जाएं। एनाबेथ मुक्के मार रही थी, मुझे लातें मार रही थी, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। वह इतनी बुरी तरह छटपटा रही थी कि हम लगभग एक तैरते हुए बारूदी सुरंग से टकरा गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर वह ऐसे ही लड़ती रही तो हम कभी जीवित जहाज तक नहीं लौट पाएंगे। हम पानी के नीचे गए और अचानक एनाबेथ की जद्दोजहद बंद हो गई। उसका चेहरा उलझन से भर गया। फिर जैसे ही हमारे सिर सतह से बाहर निकले, वह फिर से लड़ने लगी। पानी के नीचे आवाज ठीक से नहीं पहुंचती। अगर मैं उसे काफी देर तक डुबो कर रख पाता तो संगीत का जादू टूट सकता था। बेशक एनाबेथ सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन उस पर ये छोटा सा खतरा लगा। मैंने उसकी कमर पकड़ ली और लहरों को आदेश दिया कि हमें नीचे धकेल दे। हम गहराइयों में धंसते चले गए। 3 मीटर, फिर 6 मीटर। मुझे सावधान रहना था क्योंकि मैं एनाबेथ से कई ज्यादा दबाव सह सकता था। वह सांस के लिए तड़प रही थी। बुलबुले ऊपर उठ रहे थे। बुलबुले। मैं हताश था। मुझे एनाबेथ को जिंदा रखना था। मैंने समुद्र के सभी बुलबुलों की कल्पना की जो हमेशा ऊपर उठते रहते हैं। मैंने कल्पना की कि वे सब इकट्ठे होकर मेरी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। समुद्र ने मेरी आज्ञा मानी। चारों ओर सफेद फुहार उठी। एक गुदगुदाने वाला एहसास हुआ और जब मेरी दृष्टि साफ हुई तो मैंने पाया कि एनाबेथ और मैं एक विशाल हवा के बुलबुले के भीतर हैं। सिर्फ हमारे पैर पानी में थे। वह हाँफने लगी, खांसने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो मुझे पता चल गया कि जादू टूट चुका है। वह फूट फूट कर रो पड़ी। सचमुच दिल दहला देने वाला रोना। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मैंने उसे थामे रखा। मछलियां हमें घूरने आ गईं। बराकुडा का एक झुंड, कुछ उत्सुक मार्लिन। दूर हो जाओ, मैंने उन्हें कहा। वे तैरकर चली गईं, लेकिन मुझे लगा कि वे अनिच्छा से गईं। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं उनकी नीयत समझ गया था। वे समुद्र में अफवाहें फैलाने वाले थे, पोसाइडन के बेटे और एक लड़की के बारे में, साइरन बे की गहराइयों में। मैं हमें वापस जहाज तक ले जाऊंगा, मैंने एनाबेथ से कहा। सब ठीक है, बस थामे रहो। एनाबेथ ने सिर हिलाया, ये जताने के लिए कि अब वह बेहतर है। फिर उसने होठ हिलाए, लेकिन मैं कुछ नहीं सुन पाया। मेरे कानों में मोम ठुसा हुआ था। मैंने धाराओं को आदेश दिया कि हमारे अजीब से हवा के पनडुब्बी जैसे बुलबुले को चट्टानों और कांटेदार तारों से निकालकर क्वीन एन्स रिवेंज के पतवार की ओर ले जाएं, जो धीरे धीरे द्वीप से दूर बढ़ रही थी। हम पानी के नीचे ही जहाज के पीछे पीछे चलते रहे, जब तक मुझे लगा कि हम साइरन्स की सीमा से बाहर आ गए हैं। फिर मैं सतह पर आया और हमारा बुलबुला फट गया। मैंने जहाज से रस्सी की सीढ़ी नीचे गिरने का आदेश दिया और हम ऊपर चढ़ गए। मैंने कानों में मोम वैसे ही रखा, एहतियात के लिए। हमने तब तक यात्रा की जब तक वह द्वीप पूरी तरह नजर से ओझल ना हो गया। एनाबेथ आगे के डेक पर कंबल में लिपटी बैठी थी। अंततः उसने ऊपर देखा।
खोई खोई उदास आवाज में, और होठों से कहा, सुरक्षित। मैंने अपने कानों से मोम निकाला। अब कोई गाना नहीं। दोपहर शांत थी। सिर्फ पतवार से टकराती लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। धुंध छट चुकी थी। आकाश नीला था, मानो साइरन्स का द्वीप कभी अस्तित्व में था ही नहीं। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। कहती मुझे एहसास हुआ कि ये कितना बेतुका सवाल था। जाहिर है वह ठीक नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था, उसने बुदबुदाया। किसका? उसकी आंखें साइरन्स के द्वीप की धुंध जैसी लग रही थी। कि प्रलोभन इतना शक्तिशाली होगा। मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैंने देखा था। साइरन्स ने उससे क्या वादा किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसके भीतर झांक लिया हो, लेकिन मुझे लगा कि एनाबेथ को सच बताना चाहिए। मैंने देखा कि तुमने मैनहट्टन को फिर से कैसे बनाया, मैंने कहा। और ल्यूक और तुम्हारे माता पिता। वह शर्मा गई। तुमने वह देखा जो ल्यूक ने प्रिंसेस एंड्रोमेडा पर तुम्हें कहा था, दुनिया को नए सिरे से शुरू करने के बारे में। वह तुम्हें बहुत छू गया है ना? उसने कंबल और कसकर लपेट लिया। मेरा घातक दोष, साइरन्स ने वही दिखाया। मेरा घातक दोष है ह्यूब्रिस। मैंने पलकें झपकाई। वह भूरी चीज जो सब्जी वाले सैंडविच पर लगाते हैं। उसने आंखें घुमाई। नहीं मंद बुद्धि, वह ह्यूमस होता है। ह्यूब्रिस उससे भी बुरा है। ह्यूमस से बुरा और क्या हो सकता है? ह्यूब्रिस का मतलब है घातक अहंकार। पर्सी, सोचना कि तुम सबसे बेहतर कर सकते हो, यहाँ तक कि देवताओं से भी। क्या तुम ऐसा सोचती हो? उसने नजरें झुका ली। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता अगर दुनिया वाकई बिगड़ी हुई है तो क्यों ना सब कुछ फिर से शुरू किया जाए? कोई युद्ध ना हो, कोई भेगड़ ना हो, कोई समर होमवर्क ना हो। मैं सुन रहा हूँ। मतलब पश्चिम सभ्यता बहुत सी बेहतरीन चीजों का प्रतीक है। यही वजह है कि आग अब भी जल रही है, ओलंपस अब भी मौजूद है। लेकिन कभी कभी तुम्हें सिर्फ बुरी चीजें नजर आती हैं, समझे? और फिर तुम ल्यूक की तरह सोचने लगते हो, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो इसे बेहतर बना दूंगा। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर दुनिया तुम्हारे हाथ में होती तो तुम बेहतर काम कर सकते? नहीं, मेरे द्वारा दुनिया चलाना तो एक डरावना सपना होगा। तो तुम भाग्यशाली हो। ह्यूब्रिस तुम्हारा घातक दोष नहीं है। तो मेरा क्या है? मुझे नहीं पता पर्सी, लेकिन हर नायक का एक दोष होता है। अगर तुमने उसे पहचाना और काबू नहीं किया तो वे इसे घातक क्यों ही नहीं कहते। मैंने इस पर सोचा। ये बात बिल्कुल भी सुकून देने वाली नहीं थी। मैंने ये भी नोटिस किया कि एनाबेथ ने उन व्यक्तिगत चीजों के बारे में कुछ नहीं कहा जिन्हें वह बदलना चाहती थी, जैसे अपने माता पिता का मिलन या ल्यूक को बचाना। मैं समझ गया। मैं भी कितनी बार अपने माता पिता को फिर से एक साथ देखने का सपना देख चुका था, मगर ये मानना नहीं चाहता था। मैंने अपने माँ की कल्पना की, अपर ईस्ट साइड के छोटे से अपार्टमेंट में अकेली। मैंने उनकी नीली वॉफल्स की खुशबू को याद करने की कोशिश की। वह सब कुछ बहुत दूर लगता था। तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ? मैंने एनाबेथ से पूछा। क्या तुम समझदार महसूस कर सकती हो? उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। पता नहीं, लेकिन हमें कैंप को बचाना होगा। अगर हमने ल्यूक को नहीं रोका। उसे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। अगर ल्यूक की सोच एनाबेथ को भी लुभा सकती है तो न जाने कितने और अर्ध देवता उसके साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अपने उस सपने के बारे में सोचा, लड़की और सुनहरे ताबूत का। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं कुछ बहुत जरूरी चीज मिस कर रहा हूँ। क्रोनोस कुछ भयानक योजना बना रहा था। उस लड़की ने क्या देखा होगा जब उसने ताबूत खोला? अचानक एनाबेथ की आंखें चौड़ी हो गईं। पर्सी! मैंने मुड़ कर देखा। आगे जमीन का एक और धब्बा नजर आ रहा था। एक काठी के आकार का द्वीप, जंगल से ढकी पहाड़ियां, सफेद तट और हरे मैदान। बिल्कुल वैसा जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। मेरी नौवहन इंद्रियों ने पुष्टि की। 30 डिग्री 31 मिनट उत्तर, 75 डिग्री 12 मिनट पश्चिम। हम साइक्लॉप्स के घर पहुंच चुके थे।